धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड. The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक disaster response fund national राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उस पे पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा. एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा. प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा. जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए. तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा. साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी. मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमेटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करें कि किस तरह से किसको देना है. धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड. और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए. और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है. और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है. तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा. और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता. और अगर इस रिस्पॉन्ड फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी. तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है. और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा, और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा. और सेक्शन 10(2) कहता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करेगी. There is a National Disaster Management Authority under the National Disaster Management Act, which is to be presided over by the Prime Minister of India with 9 nominated members. कोई भी डिजास्टर हो, जैसे उत्तराखंड में अर्थक्वेक आ गया, या बिहार में फ्लड आ गए, केरला में मानसून के बाद बस्तियां उजड़ गई, तो ये तो स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं, प्रदेशों में होते हैं. आज के दिन कोविड इज अ नेशनल डिजास्टर और हर एक के लिए अलग अलग प्लान चाहिए. तो सेक्शन 6(2) कहता है that the national, without prejudice to the provisions of this subsection, the national authority may approve the national plan. मतलब के प्रधानमंत्री जी जिस पे प्रिजाइड करते हैं नेशनल अथॉरिटी पे, वो एक नेशनल प्लान अप्रूव करेंगे. ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, 6(2)(b) में. और ये नेशनल प्लान बनाएगा कौन? वो सेक्शन 10(2) पे लिखा है. सेक्शन 10(2) कहता है that the National Executive Council कौन है? कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ काउंसिल, जो बाकी जो सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस काउंसिल, उस कमेटी, काउंसिल नहीं कमेटी है, वो कमेटी अंडर सेक्शन 10(2)(b prepares the national plan.
to be approved by the national authority. मतलब कि नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके आज के दिन होम सेक्रेटरी हेड हैं, वो नेशनल प्लान बनाएंगे और वो प्लान नेशनल अथॉरिटी, दैट इज प्रधानमंत्री और उनके 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स, उसको अप्रूव करेंगे। नाउ मैं पूछना चाहता हूं कि वो नेशनल प्लान है कहां? इस कानून के अंतर्गत एक नेशनल प्लान बनना चाहिए था और मार्च 24 से आज अप्रैल हो गई, अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज के दिन भी कोई नेशनल प्लान नहीं है। तो हमारी सलाह रहेगी कि आप जल्द से जल्द एक नेशनल प्लान बनाइए। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि देयर शैल बी ए नेशनल प्लान। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे। और सेक्शन 72 धारा 72 इस एक्ट की कहती है कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, it will override all other acts. Not the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. तो जब कोई ऐसी नेशनल आपदा आ जाए, एक राष्ट्रीय आपदा आ जाए, तो यही एक्ट लागू होगा, इसी के अंतर प्लान बनेगा और इस प्लान के अंतर्गत आगे कदम उठाए जाएंगे। और सेक्शन 11 धारा 11 कहती है there shall be drawn up a plan for disaster management for the whole country. अब क्या हुआ कि आपने अनाउंस कर दिया और लाखों लोग सड़क पे चल आए। तो जब सड़क पे लोग आ गए थे तो उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए वो भी लिखित है। वो धारा 12 में लिखित है। वो कहती है धारा 12 that the national authority, that is जहां प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, shall recommend guidelines for minimum standards of relief to be provided to persons affected by the disaster. मतलब कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं, इस आपदा की वजह से जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो रिलीफ वो नेशनल अथॉरिटी जहां प्रधानमंत्री जी प्रिजाइड करते हैं, वो गाइडलाइंस ले करेंगे। क्या गाइडलाइंस हैं वो? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। मतलब कि ये गाइडलाइंस कहेंगी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड से सबसे कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शेल्टर का, मतलब कि कहाँ वो रहेंगे, खाने का, पानी पीने का, मेडिकल कवर मतलब कि स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उनको कवर होना चाहिए, मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे। तो आज तक ये मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन नहीं हुए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द करें। अभी तो इन्होंने कह दिया है कि भाई राज्य सरकार तय करे क्या करना है कि नहीं करना। राज्य सरकारों के पास तो पैसा तक नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। विधवाओं के लिए और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए क्या होगा, और जो जान चली गई हैं, जिन्होंने जान अपनी गवा दी, उनके लिए कितना पैसा मिलेगा उनको कॉम्पेंसेशन, ये भी ये तय करेगा। और जिनके जो रोजगार चले गया है वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करेगा कि वो रोजगार कितना मिलेगा। अभी इन्होंने कह दिया कि वो रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, बट ये तो कानून कहता नहीं है। कानून तो कहता है कि सरकार देगी। इसके लिए अब तक प्लान क्यों नहीं बना? और जो भी बाकी जो सुविधाएं मिलनी है वो भी इसमें कहा है कि आप बताइए। साथ साथ में एक और भी बड़ी अच्छी बात है, धारा 13 में लिखा है, the national authority may in cases of disasters of severe magnitude recommend relief in payment of loans or for grant of fresh loans to persons affected by the disaster on such concessional terms as may be recommended. तो किस बेसिस पे लोन दिए जाएंगे वो भी यही तय करेगी।
वो भी तय करेगा, ये नेशनल अथॉरिटी तय करेगी। किस हिसाब से लोन दिए जाएंगे, कितना लोन दिया जाएगा, कौन सी कंसेशनल, कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब ये करेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा। इस देश में जो आज के दिन कोविड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आएंगे आने वाले दिनों में, वो है शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा। और मुझे एक गाना याद आता है, हिंदी फिल्म का गाना है कि चल छोड़ बातें, कि वो है पुराना एक गाना है कि छोड़ो कल की बातें, नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब तो अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने। और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं और उन मुद्दों पे कॉन्सेंट्रेट करें जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे हैं। और उनमें सबसे दो अहम मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में वो क्या करना चाहते हैं और उनका प्लान क्या है।